हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। देखिए, इस चैनल पर मैं क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज को सॉल्व करा रहा था। इस समय चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। उसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसे 500 रुपये हर महीने 500 रुपये उसके सेविंग बैंक के अकाउंट में है। मतलब उसके अकाउंट में पहले से ही 500 रुपये पड़े हुए हैं। अब वो जो लड़की है वो गेट करती है हर महीने उसे 150 रुपीज उसे एवरी मंथ मिलता। ठीक है, पॉकेट मनी के रूप में 150 रुपीज मिलता। कह रहा है हाउ मच मनी, कितनी मनी उसे विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स। ये कह रहे हैं कि हमें जो है बताना है कि मंथ के आखिरी में उसके पास कितना पैसा मैं होगा, और ये भी चीज बतानी है उन्हें सेकंड मंथ से। ठीक है, तो फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन nth मंथ के लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन बना देनी। तो ये कैसे करेंगे, इसे धीरे धीरे समझते हैं। देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट। पहली चीज उन्होंने कहा था कि उनके पास अकाउंट बैलेंस कितना है उस लड़की के पास, तो उसके लड़की के पास अकाउंट बैलेंस है वो 500 रुपीज का। ठीक है, अब उसे पॉकेट मनी किसे कितनी मिलती है, तो पॉकेट मनी की बात की जाए तो 150 रुपीज उसे एवरी मंथ पॉकेट मनी मिलती है। इतनी सी बात पूरी हुई। यदि उसे इतने 150 रुपीज पॉकेट मनी मिलती है तो उसे फर्स्ट मंथ कितनी पॉकेट मनी मिलेगी। उसके पास 500 रुपीज पहले से थे, फर्स्ट मंथ उसे पॉकेट मनी मिलेगी 150 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 650 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन कह रहे थे कि आपको सेकंड मंथ से ही बताना है कि मंथ के एंड में उसके पास इतना पैसा है सेकंड मंथ से। तो मतलब हम ये फर्स्ट वाला ये ना भी निकालते तभी चलता, लेकिन हमें निकालना मजबूरी है क्योंकि बिना इसको निकाले हम एक्सप्रेशन नहीं बना पाएंगे, इसलिए इसे निकाल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं एट द एंड एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ। एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ। इसी तरह सेकंड मंथ, थर्ड मंथ या फोर्थ मंथ में चलता रहेगा। तो सेकंड मंथ में उसके पास कितने पॉकेट मनी होगी, उसके पास 500 रुपीज पहले से थे। फर्स्ट मंथ में उसके मिले थे 150 रुपीज, सेकेंड मंथ में उसे 150 रुपीज और मिलेंगे। देखिए, इसे किस तरह लिखा जा सकता है, यहाँ पर इसे देखिए किस तरह लिखा जा सकता है। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि 150 प्लस 150 को ऐड करेंगे तो 300 आएगा। ठीक है, पर अगर हम ये ऐसा कर दें 2 से मल्टीप्लाई कर दें 150 को, तब भी तो 300 आता। दोनों जगह तो सेम ही आ रहा है। तो मतलब या तो आप 150 को दो बार लिखिए, एक बार ये और उसके बाद ऐड करिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 150 को और सीधे का सीधा हमारा 300 आ जाएगा। इस तरह भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे कि इसमें आगे 2 लगा देंगे ताकि हम इक्वेशन बना दें। ये सब प्रक्रिया इसीलिए चल रही है, प्रोसेस इसीलिए कर रहे हैं ताकि आगे हम एक इक्वेशन इजीली बना सकें, जिसे एक्सप्रेस कर सकें। तो हमने लिखा 500 प्लस हमने लिखा 2 इंटू 150। इसे हमने बदल दिया इस फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में हमने बदल दिया है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो आएगा वही 300 ऐड कर लीजिए 500 में, तो आ जाएगा हमारा 800। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 500 प्लस कर देंगे 500 में क्या 150 प्लस 150 प्लस 150, 3 बार 150 150 हुआ। तो जैसे यहाँ पर कहा गया था 2 बार 150 150 ऐड किया था, इसे हमने किस तरफ लिख दिया था, आगे 2 लगा के इनटू में 150 लिख दिया था। इसी तरह यहाँ हम क्या कर सकते हैं, नीचे यहाँ 3 बार 150 150 लिखा गया है, इसके आगे 3 से इनटू करके हम लिख सकते हैं। इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, तो इस तरह लिख सकते हैं 500 प्लस 3 इंटू 150, इस तरह करके आसानी से लिखा जा सकता है। ऐसे कर देंगे, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 950 हो जाएगा। इसके बाद ये फोर्थ मंथ का हमें लिखना है, तो फोर्थ मंथ का किस तरह लिख सकते हैं, तो 500 प्लस 150 150 150 और 150 4 बार मिलेगा। तो इसे किस तरह लिख सकते हैं, 500 प्लस 4 इंटू 150 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ऐड करेंगे तो ये आएगा 1100। ठीक है,
मल्टीप्लाई करके जब आप ऐड करेंगे तो ये 1100 आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि इससे जब 4 को आप 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए हमारा 600। ठीक है, 600 में जब 500 ऐड करेंगे तो 1100 आ जाएगा। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान दिया जाए, क्या कि जब फर्स्ट मंथ था तो उसके आगे 1 लगा हुआ था, 150 के आगे अगर हम 1 से इंटू कर दे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सेकंड मंथ में इस तरह देखिए, सेकंड मंथ में 150 के आगे 2 लगा हुआ है। थर्ड मंथ में क्या हुआ, थर्ड मंथ में 150 जो हमारी पॉकेट मनी थी उसके आगे 3 लगा हुआ। फोर्थ मंथ में देखिए जाए, फोर्थ मंथ में 150 जो हमारी पॉकेट मनी उसके आगे 4 लगा हुआ। इसी तरह हम कहें कि nth मंथ में डॉट 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 चलता जाए, वो nth मंथ में क्या होगा, nth मंथ में उसे कितनी पॉकेट मनी मिलेगी। तो nth मंथ में हम डायरेक्ट ले सकते हैं 500 प्लस 4 में 4 लग रहा था तो nth में क्या लगना चाहिए, nth में n लगना चाहिए। n से मल्टीप्लाई कर देंगे 150 को तो हमारी पॉकेट मनी आ जाएगी, जितनी भी उसे पॉकेट मनी मिलती हो। ठीक है, देखिए ये nth मंथ की पॉकेट मनी आ गई है। ठीक है, इसे किस तरह लिखा जा सकता है, तो इसे लिखा जा सकता है कुछ इस तरह, क्योंकि मैथ में हमेशा कहते हैं हमें लीनियर में लिखना, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। इसे हम क्या करेंगे, हम पहले जो ये अल्फाबेट वाला है इसे आगे कर लेंगे। हमने क्या किया, 150 एन, एन को हम पीछे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, प्लस 500 को पीछे कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया है, जो ये पीछे था इसे हमने आगे कर दिया है और 500 को पीछे कर दिया है, क्योंकि ये दोनों प्लस में है तो आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कुछ कैसे दिक्कत नहीं है। इसको इस तरह से करके लिख दिया है क्या कि ये एक लीनियर फॉर्म में दिखे, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिखे। और इसी के बारे में वो हमसे पूछ रहे थे क्वेश्चन में कि nth मंथ में उसे कितना पैसा मिलेगा। अब जैसे हमें जानना है कि उसे 15 मंथ में कितना पैसा मिलेगा, तो n की जगह हम 15 रख देंगे, यहाँ भी n की जगह हम 15 रख देंगे। बस हमें पता चल जाएगा कि उसे 15 मंथ में कितना उसके पास अकाउंट में पैसा होगा। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है, एक रैली थी जिसमें हमें स्टार्टिंग में रैली में कितने मेंबर्स थे, तो 120 मेंबर्स थे। ठीक है, ईच आवर हर घंटे क्या हो रहा है, 9 मेंबर्स जो है वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, ग्रुप से बाहर जा रहे हैं। सीधी सी बात है, किसी भी रैली में ज्यादा टाइम तक लोग रहते नहीं है, बीच बीच में लोग जाते रहते हैं, तो वो क्या हो रहा है कि हर आवर्स कम से कम 9 लोग जो हैं वो रैली छोड़कर जा रहे हैं। हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। कह रहे हैं कि कितने लोग बच जाएंगे जब 1 घंटा बीत जाएगा, 2 घंटा बीत जाएगा या 3 घंटा बीत जाएगा, तो कितने लोग उसमें बच जाएंगे, ये हमें बताना है। फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन, और अंत में हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है एट द एंड ऑफ nth आवर, nth आवर में कितने लोग बच जाएंगे। ठीक है, nth आवर के लिए एक जनरल लीनियर एक्सप्रेशन बना लेंगे ताकि हमें किसी भी आवर का निकालना हो कितने लोग बचे तो हम निकाल सकें। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बात की इनिशियल मेंबर की। इनिशियल मतलब शुरुआत में हम लोगों के कितने मेंबर्स थे, तो हमें शुरुआत में हमारे पास कितने मेंबर्स थे, तो शुरुआत में हमारे पास 120 मेंबर्स थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बात हुई थी, फिर ईच आवर्स हमारे कितने मेंबर्स जा रहे थे, तो वो 9 मेंबर्स थे जो हर घंटे रैली को छोड़कर चले जाते थे। इसके बाद बात होती है कि हर आवर्स में जितने लोग छोड़ के जा रहे थे उसके बाद कितना बचा था, रिमेनिंग लोग कितने रह जा रहे थे। तो हमने कहा कि फर्स्ट आवर में बात करते हैं, आफ्टर 1 आवर, 1 आवर के बाद कितने लोग छोड़ के रैली चलाए गए, तो 1 आवर के बाद बात की जाए हमारे पास 120 लोग थे। ठीक है, उसमें में से फर्स्ट आवर में हमें 9 लोग छोड़ के चले गए होंगे, तो इस तरह लिख सकते। फिर सेकंड आवर में इसी तरह हुआ होगा, कुछ लोग छोड़ के चले गए होंगे, तो 120 में से 2 बार 9 माइनस करेंगे। ऊपर 1 बार किया था, नीचे हम क्या करेंगे, 2 बार हम 9 माइनस करेंगे। तो 2 बार 9 जब माइनस करेंगे तो हमें इसे 2 बार भी माइनस कर सकते हैं, और इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। या तो आप ये करिए कि 2 बार 9 माइनस करिए, तभी माइनस का 18 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 9 9 18 हो जाएगा। या तो हम ये कर सकते हैं कि माइनस के 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें 9 को, तो जब ब्रैकेट खुलेगा 9 2 18 हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा, और माइनस बाहर लगा था तो माइनस लग जाएगा। तो दो में से एक काम हो सकता है, या तो माइनस का 2 आगे लिख दिया जाए, या तो इस तरह माइनस का 9 और माइनस का 9 ऐड कर दिया जाए, दोनों में से कुछ भी किया जाए बात वही रहेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब
120 में माइनस का 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं 9। ठीक है, कोई दिक्कत? अब माइनस का 18 जब आप करेंगे, अब इसमें जब माइनस का 18 लिखा जाएगा, जैसे 120 ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा, और हम क्या कर सकते हैं, तो हम माइनस का 9 टू जा 18 रह जाएगा माइनस का। इसमें जब 18 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 102। 120 में से 18 माइनस करेंगे, 102 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह जो बाकी बचे हैं उनका भी निकाला जाए। कह रहे थे आफ्टर 3 आवर्स क्या होगा, तो आफ्टर 3 आवर्स, आफ्टर 3 आवर्स फिर कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे। इस बार 3 बार 9 माइनस होगा। ठीक है, इसी तरह 3 बार 9 माइनस होगा, तो 120 में से हम क्या करेंगे, माइनस का 3 कर देंगे। माइनस का 3 इंटू में 9, जैसे यहाँ पर 2 किया था यहाँ पर 3 कर दिया माइनस का। अब जब हम इसमें में से माइनस करेंगे तो 120 तो एज इट इज लिखा जाएगा, और यहाँ पर क्या 3 9 3 जा 27, 27 हम माइनस कर देंगे 120 में से, तो हमारा आएगा, हमारा आ जाएगा 93। ठीक है, इसी तरह देखिए ये प्रोसेस चलता ही जाएगा हर आवर्स का। चाहे तो इसके बाद हम सीधे निकाल सकते हैं 4 आवर। 4 आवर्स के बाद क्या होगा, ठीक है, 120 था। अब मैं सीधे लिख रहा हूँ, इतना आप लोग समझ गए हैं कि 4 आवर्स है तो माइनस का 4 होगा यहाँ पर और ब्रैकेट में 9 होगा। ठीक है, 120 एज इट इज लिख देते हैं, और 9 से मैं मल्टीप्लाई करेंगे 4 के, तो 9 4 जा 36। 36 इसमें में से माइनस हो जाएगा। जब 36 माइनस होगा तो कितने बचेंगे, तो ये बचेंगे हमारे 84। ठीक है, इस तरह ये कम होता चला जाएगा। अब यहाँ पर ये बात समझ गए होंगे कि इस तरह इसको करेंगे किस तरह। तो इसे हम एक जनरल फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, मान लीजिए nth आवर में कितने लोग कम हो जाएंगे, इसी तरह डॉट 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 ये चलता जाएगा। हम अब बात करेंगे आफ्टर nth आवर, आफ्टर nth आवर। ठीक है, nth आवर में क्या होगा, nth आवर में 120 एज इट इज लिखा जाएगा, माइनस का यहाँ पर जब 4 आवर था तो 4 लिखा जा रहा था, तो यहाँ पर nth आवर है तो n लिखा जाएगा, ब्रैकेट में 9 लिख देंगे। ये आ गई हमारी इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड थी। अब देखिए इसे किस तरह लिखा जा सकता है, तो इसे और आगे सिंप्लीफाई करना है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, 9 पहले n बाद में, क्योंकि मैथ्स में कहते हैं कि नंबर्स को आगे रखते हैं, वेरिएबल्स को पीछे रखते हैं। अब चूंकि ये माइनस का है इसलिए इसे पीछे रखा गया है, ये कांस्टेंट को आगे रखा गया है, और ये माइनस का है इसलिए इसे पीछे रखा गया है। कोई मतलब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तब भी ये सही माना जाएगा। आपको यहाँ तक करना है यहाँ तक करिए, एग्जाम में आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे इसे ब्रैकेट में डालकर, तभी ये सही माना जाएगा। तो ये हमारी फाइनल आ गई आफ्टर nth आवर। जो एक एक्सप्रेशन हमसे मांग रहे थे वो यही हमारी एक्सप्रेशन। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, कह रहे थे सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13। उसकी जो लेंथ है वो क्या है, 13 है। अब एरिया फाइंड करना है, और उसकी ब्रेथ जो कह रहे हैं वो बदलती रह रही, ब्रेथ जो हो रही बदल रही, पहले 12 थी, फिर 10 हो गई, फिर 8 हो गई, मतलब उसकी लेंथ जो है घटती ही चली जा रही। कह रहे फाइंड ए लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक लीनियर पैटर्न हमें बता देना है कि किस तरह एक लीनियर पैटर्न हम बता सकते हैं इसी तरह अगर लेंथ बदलती जाए। ठीक है, उसे बाद में बात करेंगे, पहले इन तीनों का बात की जाए, इन तीनों की ब्रेथ पर एरिया होगा क्या। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, कह रहे हैं एक रेक्टेंगल है, पहले बात तो रेक्टेंगल बनाया जाए। ठीक है, ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल में इन्होंने हमें लेंथ फिक्स कर दी है, ये लेंथ हो गई, ये फिक्स कर दी है। लेकिन इसकी जो ब्रेथ है ये कह रहे हैं घटती जा रही, पहले इनकी 12 थी, फिर 10 हो जाएगी, फिर इसी तरह कम होती चली जाएगी। तो यहाँ हम एरिया का फॉर्मूला सभी लोगों को याद होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, इसे शॉर्ट में एल और बी हम कह सकते हैं। पहले केस की बात की जाए तो पहले केस में हमारे लिए लेंथ क्या थी, तो लेंथ देखिए सभी के लिए कॉमन है, लेंथ हमारा रहेगा 13। अभी मैंने बताया यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है 13।
और ब्रेथ जो है, ब्रेथ ये बदल जाएगा, हमारा ब्रेथ क्या होगा, तो हमारा ब्रेथ होगा 12। फर्स्ट वाले में यहाँ पर देखेंगे तो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ब्रेथ जो है बदल रही है। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एरिया का वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया क्या आना चाहिए, एल इंटू बी फॉर्मूला होता है हमारा। एल क्या है, तो एल हमारा 13 है और बी हमारा 12 है। ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 13 और 12 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आएगा 1, 5 और 6। ठीक है। देखिए एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, क्योंकि हमारा यूनिट जो यहाँ पर सेंटीमीटर था, इसलिए एरिया को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। अगला हम आगे चलते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें एल सेम दिया हुआ है। फिर इस बार जो है हमारा बी जो है वो चेंज हो गया, बी इस बार चेंज होकर सेकंड पार्ट में देखिए 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इसको कर लेंगे। यहाँ पर एरिया निकालेंगे, एल इंटू बी हो गया। ठीक है। एल कितना है, 13 है, और बी कितना है, तो बी हमारा 10 है। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हमें फिर से लिखना है, एल क्या होगा, तो एल हमारा 13 हो जाएगा। बी हमारा क्या हो जाएगा, तो बी हमारा यहाँ पर 8। यहाँ पर एरिया किस तरह फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हम एरिया फाइंड करने के लिए फिर वापस लिखेंगे एल इंटू बी। और 13 लेंथ सेम रहेगी, लेकिन ब्रेथ जो है यहाँ पर फिर बदल गई, तो ये हो गया 8। तो क्या होगा, तो 13 8 जा होता है 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह अगर इसी तरह चलता रहता, आगे चलता रहता, तो एरिया की एक जर्नल फॉर्म आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एरिया की एक जर्नल फॉर्म हमें ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हमारी ब्रेथ है, जो हमारी चौड़ाई है, वो लगातार कम होती जा रही है या बदलती जा रही है। ठीक है। कभी कुछ हो रही, कभी कुछ हो रही, लेकिन जो लेंथ है वो हमारी कांस्टेंट है। लेंथ हमारी नहीं बदल रही है, वो कांस्टेंट है। ये बाकी सारी चीजें जो, मतलब लेंथ हमेशा देखिए 13 थी, यहाँ भी 13 थी, यहाँ भी 13 थी, लेकिन ब्रेथ जो है वो कम होती जा रही है। पहले 12 थी, 10 थी, फिर 8 हो गई, इसके बाद हो सकता है और कम हो जाए, कुछ और हो सकती है। लेंथ हमारा ही बदल रही है। तो लेंथ को हम वेरिएबल के फॉर्म में चाहे लिख दें, और नहीं सॉरी, ब्रेथ को हम वेरिएबल के फॉर्म में लिख देंगे, और लेंथ को हम एज इट इज लिख सकते हैं 13, क्योंकि वो तो बदल ही नहीं रही। इसे हम एक जनरल फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि थोड़ा सा लीनियर पैटर्न में किस तरह लिख सकते हैं। हमें पैटर्न क्या दिख रहा है, लीनियर पैटर्न ऑफ एरिया। ये जो एरिया था उसका लीनियर पैटर्न हमें क्या दिख रहा है, तो हमें ये दिख रहा है कि जो 13 है वो ऑलवेज सेम रहेगा, पर जो बी है, हमारा ब्रेथ है, वो बदलता रहेगा। 13 को हमने सेम लिखा एज इट इज, क्योंकि 13 सभी में सेम था, और हमारा जो बी है ये बदलता रह रहा था, बी हमारा बार बार बदल जाता है, जिससे वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया। अब मैं यहाँ पर कुछ भी कह दें, लेंथ हो सकता है यहाँ पर 13 रखें, इस इक्वेशन में, और कह दें ब्रेथ कह दें 5 है, तो 5 भी कह देंगे, तो लेंथ तो वैसे ही सेम रहेगी, और ब्रेथ की जगह हम कुछ भी रख देंगे। यहाँ 5 कहेंगे तो 5 रख दिया जाएगा, जो कहेंगे वो रख दिया जाएगा। ठीक है। तो ये आसान हो जाएगा। इसको लिख सकते किस तरह सकते हैं, तो इसे इस तरह लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई करके पी आगे कर लीजिए। सॉरी, मैथ में हमेशा नंबर आगे रहता है, वेरिएबल इस तरह पीछे रहता है। ठीक है। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, जो वो पूछ रहे थे, जो रिक्वायर्ड थी, कि एक लीनियर पैटर्न आपको क्या दिख रहा है एरिया का, तो ये हमें लीनियर पैटर्न ऑफ एरिया दिख रहा है। यहाँ लिख सकते हैं लीनियर पैटर्न ऑफ एरिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। यहाँ रेक्टेंगुलर बॉक्स कह रहे हैं कि ठीक है, 3D में जो बनता है रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो है लेंथ दी हुई है 7 और ब्रेथ दी हुई है 11। कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है रेक्टेंगुलर बॉक्स का, जिसकी हाइट जो है वो बदल रही है। हाइट पहले 5 हो जाती है, उसके बाद 9 हो जाती है, उसके बाद
13 हो जाती है। तो यहाँ पर वहां पर ब्रेथ बदल रही थी, यहाँ पर हाइट बदल रही है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी हाइट बार बार चेंज हो रही है। तब कह रहे हैं उसका वॉल्यूम फाइंड करके दिखाना है, एंड फाइंड द लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न भी आपको फाइंड करके बताना है, जैसे वहां पर लीनियर पैटर्न फाइंड किया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो कुछ ऐसा ही होगा। ये हमारा कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्स है। इसकी जो है, इन्होंने कहा हाइट जो है वो ऑलवेज सेम नहीं है। ये जो है यहाँ पर जैसे जैसे मैं एच कह देता हूँ, ये सेम नहीं है, ये बार बार बदल रही। लेकिन बाकी इसकी जो ये लेंथ है और ब्रेथ है, लेंथ है और ये जो ब्रेथ है, चौड़ाई, ये सेम रहती है, ये हमेशा फिक्स रहती है। लेंथ और ब्रेथ तो सेम रह रही है, लेकिन बाकी चीजें बदल रही हैं बार बार। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें वॉल्यूम वॉल्यूम निकालते हैं। इसमें फर्स्ट केस, पहले केस में कह रहे थे कि 5 सेंटीमीटर जब हाइट होगी तो एच बराबर मैंने रख दिया 5 सेंटीमीटर, और लेंथ और ब्रेथ 7 और 11 ही रखते हैं। लेंथ को 7 रखता है, ब्रेथ को 11 रखता है। अब हमें हाइट निकाल वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए यहाँ पर किस तरह लिखा जाएगा? लेंथ को हम 7 रख देंगे, ब्रेथ को हम 11 रख देंगे, और हाइट के लिए हम क्या करेंगे? हाइट के लिए यहाँ पर 5 रख देंगे। इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आ जाएगा, इंटू में 5 आ जाएगा। 77 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 आता है। मल्टीप्लाई करके एक बार देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, अब जो कि ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर क्यूब में होता है, स्क्वायर में नहीं। सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या कह रहे थे? लेंथ आपकी सेम रहेगी, ब्रेथ भी आपकी सेम रहनी है, लेकिन हाइट फिर से बदल जाएगी। हाइट इस बार क्या हो जाएगी? तो हाइट इस बार हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। फिर वॉल्यूम निकालेंगे, 7 इंटू में 11 इंटू में 9। ठीक है, और 7 और 11 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 ही आएगा, इंटू में 9 लिख दिया जाएगा। 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 77 को आएगा 6, 9 और 3 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद लेंथ आ जाएगा 7, ब्रेथ आ जाएगा 11। सेंटीमीटर सबके आगे चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। हाइट फिर से क्या हुई? थर्ड पॉइंट में फिर से हाइट चेंज हो गई थी। यहाँ पर कितनी हो गई थी? तो तीसरे पॉइंट में 13 हो गई थी। थर्ड पार्ट में क्या हुआ? फिर बदल गई हाइट इसकी, और बदल के कितनी हो गई? 13 हो गई। तो फिर से वॉल्यूम जब निकालेंगे, हमारी लेंथ 7 दी है, ब्रेथ जो है हमारी 11 दी है, और हाइट जो है 13 हो गई। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आ जाएगा, इंटू में 13 आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई कर देंगे 77 को 13 से, तो 101 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमें लिखना है इसका लीनियर पैटर्न। ये चीज लिख चुके हैं, तो हमें इसके बाद क्या लिखना है? इसके बाद हमें लिखना है लीनियर पैटर्न। यहाँ पर लीनियर पैटर्न में ऐसे ही दिख रहा है जैसे पिछले बार दिख रहा था कि ब्रेथ चेंज हो रही थी, यहाँ हाइट चेंज हो रही है। पहले क्या था? 5 था हाइट, फिर क्या हुआ? 9 हो गया, फिर क्या हुआ? 13 हो गया। तो मतलब देखा जाए हाइट चेंज हो रही है, बाकी 77 तो एज इट इज लिखा ही हुआ है, हर बार 77 सेम ही आ रहा है। बाकी तो सब कुछ सेम ही है। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कुछ, कि लीनियर पैटर्न ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का लीनियर पैटर्न क्या होगा? तो वॉल्यूम का लीनियर पैटर्न इस तरह लिख सकते हैं। 77 में हम क्या है? मल्टीप्लाई कर देंगे एच को, क्योंकि वे एच जो है एक वेरिएबल के फॉर्म में देखा जाएगा, ये बार बार चेंज हो रहा है, तो इसको हमने एच के फॉर्म में रख दिया। और इसको मैं इक्वल टू करके मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 77 एच। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन हमेशा अंडरस्टूड रहता है, बीच में अपना अंडरस्टूड रहेगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि एच हमारा, ये जो एच है, ये बार बार चेंज हो रहा है। अगर कुछ और हमें यहाँ पर एच रखना होगा तो कुछ और रख के भी निकाल सकते हैं। एच की जगह 9 हो जाएगा तो 9 रख के
इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा 77 से, सॉरी 77 तो 17 में, 77 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा लीनियर पैटर्न का फॉर्म क्या है? 77H। यही हमारा लीनियर पैटर्न ऑफ वॉल्यूम हो गया। यही हमसे पूछ रहे थे, ये हम आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा था? सरिता कोई है जो बुक के पेजेस को रीड कर रही है। कितने बुक के पेज हैं? तो टोटल नंबर ऑफ बुक के पेज दिए गए हैं 500। ठीक है, अब वो रीड करती है 20 पेज को रोज, 20 पेजेस वो रोज के रोज एवरी डे पढ़ डालती है। ठीक है, हाउ मैनी पेजेस विल लेफ्ट आफ्टर 15 डेज? 15 डेज जब हो चुके होंगे तो उसके बाद आपको बताना है कि कितने पेजेस उसके लिए पढ़ने के लिए बाकी बचे हैं, मतलब कितने पेज पढ़ चुके हैं। अगर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल में से तो हमें पता चल जाएंगे कितने पेजेस अभी उसके लिए बाकी हैं पढ़ने के लिए। एक्सप्रेस दिस लीनियर इक्वेशन इन लीनियर पैटर्न के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी तक करते आ रहे हैं सेम उसी के तरह लीनियर पैटर्न के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करके बताना है। ठीक है, इतनी सी बात होगी। पहले बात आई थी 500 पेजेस थे टोटल। ठीक है, 500 पेजेस थे, यहाँ तक बात ठीक है। अब पर डे वो कितना पेजेस पढ़ लेती है? तो पर डे वो पेजेस पढ़ लेती है, यहाँ पर देखिए लिखा पेजेस रीड पर डे। तो पेजेस पर डे कितनी पढ़ लेती है? तो पर डे वो 20 पेजेस पढ़ लेती है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद बात आएगी कि 15 डेज में वो कितने पेज को पढ़ लेती है। एक दिन में जब वो 20 पढ़ लेती है तो 15 डेज में कितने पढ़ लेगी? तो 20 को हम क्या करेंगे? 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। 15 से अगर 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 15 टू 30 हो जाता है। तो ये 300 पेजेस हमारा आंसर आ जाएगा। 300 पेजेस वो पेजेस हैं जो वो 15 डेज में पढ़ डाले होंगे। 15 डेज में पढ़ डाले होंगे तो हमसे ये पूछ रहे थे कि 15 डेज में कितने पेजेस पढ़े, ये ना बताओ, हमें ये बताओ कि लेफ्ट कितने हैं, अब बच कितने गए हैं 15 डेज में पेपर पढ़ने के बाद या बुक पढ़ने के बाद। तो हमें क्या लिखना होगा? लेफ्ट पेजेस, लेफ्ट पेजेस टू रीड। अभी पढ़ने के लिए कितने पेजेस बचे हुए हैं? तो टोटल पेज थे 500, उसमें में से हमने क्या किया? 300 जो वो पढ़ चुकी है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा हमारा 200। ये 200 जो पेजेस हैं वो उसके पास अभी भी लेफ्ट हैं, बचे हुए हैं, इसको पढ़ना बाकी है। अब इसे लीनियर पैटर्न के फॉर्म में किस तरह करेंगे? तो यहाँ पर आप ये बात देख रहे हैं कि वो पढ़ेगी तो रोज है, सिंपल सी बात है कि 20 ही, चाहे जो हो जाए वो 20 से ज्यादा पेजेस नहीं पढ़ेगी कभी। उसकी भी कैपेसिटी ही इतनी है कि वो 20 पेजेस रोज पढ़ सकती है। लेकिन क्या है कि ये हमारा जो मेन चीज चेंज हो रहा है वो हमारा चेंज हो रहा है कि डेज, 15 दिन के बाद इतने पढ़ लेती है, 20 दिन के बाद इतने पढ़ लेती है, 50 दिन के बाद इतने, 100 डेज के बाद इतने पढ़ लेती है। तो हमारा डेज चेंज हो रहा है। तो डेज को एक वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया जाए और बाकी 20 ऐसे ही लिख दिया जाए तो एक लीनियर पैटर्न लिखा जा सकता है। किस तरह लिखा जा सकता है चलिए देखते हैं। हमने क्या किया? नंबर ऑफ डेज को कुछ मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ डेज एन। ठीक है, हमने नंबर ऑफ डेज को एन कह दिया। अब अगर नंबर ऑफ डेज एन हो जाएंगे तो ये पे लीनियर पैटर्न किस फॉर्म में होगा? नंबर ऑफ डेज जैसे यहाँ पर 20 थे, 15 थे, नंबर ऑफ डेज 15 थे, तो 15 से मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया था? 500 से सब्ट्रैक्ट कर दिया था। तो यहाँ पर हमने कहा है कि अब जो है नंबर ऑफ डेज हमारे एन हो गए हैं। तब किस तरह पैटर्न बनेगा? तो हम कहेंगे लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा? लीनियर पैटर्न, तो लीनियर पैटर्न इस तरह हो जाएगा कि 500 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा? तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा एन नंबर ऑफ डेज इनटू उसके पढ़ने की स्पीड जो है 20, उसको मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा लीनियर पैटर्न आ जाएगा। इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 500 माइनस कर देंगे 20 और एन। ठीक है, वेरिएबल जो है वो पीछे लिखा जाता है, मैथ में नंबर आगे लिखा जाता है, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये हमारी एक्सप्रेशन आ गई जो वो मांग रहे थे। ठीक है, ये हमारी सिंपल सी एक्सप्रेशन है जो मांगी जा रही थी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसके बाद कोई भी कमी रह गई हो तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।